नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि देश के एक माने जाने शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक जिनका नाम है सोनम वांगचुक, वो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे होने का जो उनके पीछे जो उनका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें सुधार किया जाए और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो अपने पद से इस्तीफा दें। वो उनके पद से इस्तीफे की मांग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके टाइम पीरियड में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चाहे वो नीट यूजी का पेपर हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, चाहे जो पेपर हो वो लगातार लीक होते जा रहे हैं और सरकार का इस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है और ना तो सरकार इसमें कोई सुधार करना चाहती है। ऐसे में जो देश के जो युवा छात्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी है क्योंकि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। लगातार जितने पेपर हो रहे हैं उन सारे पेपर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जा रहा है। इस वजह से देश के जो स्टूडेंट है उनकी आवाज बनकर के सोनम वांगचुक जी वो जो है जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये देश कैसे चलेगा। इस वजह से देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें सुधार होना चाहिए और ऐसे मंत्री जो अपनी पद पर बैठ करके और वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सही एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो ऐसे जो मंत्री हैं उनका पद से इस्तीफा दे देना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से वो अपनी मांग को लेकर के वो वहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो आज उनके जो इस स्ट्राइक का 20वां दिन है। ऐसे में आप देख रहे होंगे जो भी डॉक्टर वहां पर उनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए आ रहा है वो ये बता रहा है कि लगातार जो सोनम वांगचुक जी की जो हेल्थ है उनमें जो है गिरावट जो है वो पाई जा रही है। उनकी जो बॉडी हेल्थ है वो भी काफी गिर चुका है और उनमें जो है वो वीकनेस भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि हम आपको ये बता सके कोई भी व्यक्ति अगर एक लंबे समय तक उपवास रखता है तो उसके बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आज हम इसी को समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम जो है उपवास रखते हैं तो हमारी बॉडी जो है कि जो मैकेनिज्म होती है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। जैसे इसको ऐसे समझें, मान लीजिए मुझे कल जो है वो उपवास रखना है, तो जो भोजन हम आज करेंगे हमारी बॉडी करती क्या है, जैसे हम आज वो भोजन किए, भोजन जैसे हमारी बॉडी में जाता है हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है तो हमारी बॉडी उस ग्लूकोज की कुछ मात्रा को ब्लड में ही रख लेता है और उसके अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे बॉडी में स्टोर कर लेता है। कहां पे स्टोर करता है, तो वो मसल्स में स्टोर करता है और लीवर में स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है, जिससे हमारी बॉडी फ्यूचर में अगर उसे कोई आवश्यकता पड़े तो एनर्जी के रूप में इस ग्लाइकोजन का इस्तेमाल हमारी बॉडी कर पाए। इस वजह से हमारी बॉडी उसे फ्यूचर के फ्यूल के रूप में उसे बॉडी में डिपॉजिट कर लेती है। अब मान लीजिए कि कल आपको फास्ट रखना है और आपने भोजन किया, अब हमारी बॉडी क्या की, जो आपने भोजन किया उसकी कुछ अतिरिक्त मात्रा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में स्टोर कर रखी है। अब अगले दिन जैसे आप फास्टिंग रखते हैं तो होता क्या है कि आपकी बॉडी को तो कुछ एनर्जी के रूप में मिलता नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उस दिन जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में जो फूड जो है वहां पर स्टोर है, हमारी बॉडी क्या करती है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और फिर ग्लूकोज को तोड़ करके वहां से वो एनर्जी ले लेती है। इस तरीके से जो 24 घंटे का जो काम होता है वो हमारे बॉडी का जो है वो पूरा हो जाता है क्योंकि उसको उन ग्लाइकोजन से जो है वो एनर्जी मिल जाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 2 से 8 दिन तक वो लगातार उपवास रखना चाहता है। मान लीजिए उस दिन तो उपवास रखा ही रखा था लेकिन वो अब 8 दिन तक उपवास रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है उसका तो इस्तेमाल हो चुका है। अब होगा क्या, अगर आप आगे फिर उपवास रख रहे हैं 2 से 8 दिन तक, तो हमारी बॉडी करती क्या है कि हमारी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है, हमारी बॉडी उस फैट को ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है और उन फैट से वो ऊर्जा बनाती है। आपको पता है कि जब फैट टूटता है तो वो फैटी एसिड और कीटोन बॉडी बनाता है। हमारी जो ब्रेन है और हमारे बॉडी के जो कुछ अंग होते हैं वो उस कीटोन बॉडी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जो 2 से 8 दिन का जो टाइम पीरियड है इसमें हमारी बॉडी उस फैट से एनर्जी बना लेती है।
अब दोस्तों होता ये है कि जब हमारे बॉडी को ये पता लगने लगता है कि 8 दिन बीत चुके हैं और जो व्यक्ति किसी प्रकार की कोई चीज वो बॉडी में इंटेक नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति एक लंबे समय तक वो चल सके, इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको स्लो कर देती है। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसको स्लो इस वजह से कर देती है जिससे वो एनर्जी जो है कम कंज्यूम हो, मतलब एनर्जी जो है वो कम खर्चा हो। तो एनर्जी सेविंग के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको स्लो कर देती है। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन मिनरल्स में भारी कमी आ जाती है। वो मिनरल्स क्या है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट हो गया। ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी जो कमी है वो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होने लगती है। जब हमारे बॉडी में इनकी कमी होने लगती है तो हमारे बॉडी में इनका जो प्रभाव है वो देखने को मिलने लगता है, जैसे कि बॉडी वीक होने लगती है, बॉडी में जो वेट है वो लॉस होने लगता है, और साथ ही साथ जो सांस की जो स्मेल है वो फ्रूटी होने लगती है। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स जो है वो बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जो अब तक 8 दिन का उपवास रख रहा था, अब वो उसको बढ़ा करके 8 से 12 दिन कर दिया, यानी वो 12 दिन तक वो उपवास रखना चाहता है। अब क्या होगा, बॉडी ने तो ग्लाइकोजन का इस्तेमाल फर्स्ट दिन में ही कर लिया था और जो सेकंड जो स्टेज था उसमें बॉडी फैट का इस्तेमाल कर लिया। अब चूंकि आप और अभी उपवास रख रहे हैं, अपने टाइम पीरियड को आपने बढ़ा दिया, अब आपने 8 से उसे 12 दिन कर दिया। अब हमारी बॉडी एनर्जी कहां से लेगी? अब हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, मसल्स में होते हैं प्रोटीन, हमारी बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और वहां से वो एनर्जी लेती है। देखिए दोस्तों, जब ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलने लगते हैं। जैसे बॉडी जो अब तक जो बॉडी लॉस था, जो थोड़ी मात्रा में हो रहा था, वो अचानक से और तेजी से गिरने लगता है। बॉडी में जो वीकनेस है वो बढ़ने लगती है और जो रक्तचाप है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। ऐसे व्यक्ति में बेहोशी होना, चक्कर आना या ऐसे ही बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपके बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए वो जो व्यक्ति है वो 12 दिन तक वैसे ही उपवास रखा, अब वो चाहता है कि हम और लंबे समय तक उपवास रखें। अब दोस्तों यहाँ पर आते आते अब एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास जो रिसोर्सेस थे बॉडी ने उसका इस्तेमाल कर लिया। बॉडी के पास जो रिसोर्सेस थे वो थे ग्लाइकोजन, बॉडी ने उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अब उससे वो एनर्जी बना चुका है। तो अब वो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में नहीं है जिससे वो एनर्जी बना पाए। दूसरी चीज ये है, वो फैट का भी इस्तेमाल कर चुका है, तो हमारी बॉडी में उतना फैट अब नहीं रह गया है कि हमारी बॉडी उसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो अब यहाँ पर देखेंगे उसके बाद हमारी बॉडी फिर से जो है क्या की, जो हमारे मसल्स के प्रोटीन थे, हमारी बॉडी उस मसल्स के प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन कर दिया है, यानी अब वो प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं है कि हमारी बॉडी उसे रियूज कर सके। अब होगा क्या कि अगर आप 12 दिन से और लंबे समय तक अगर आप इसी तरीके से उपवास रख रहे हैं तो ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि बॉडी के पास अब वो रिसोर्सेज नहीं है जहां से वो एनर्जी बना सके। ऐसे में होता क्या है कि हमारे आर्गन के फेल होने के जो चांसेस है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो हार्ट है वो कमजोर होने लगता है, हार्ट बीट जो होती है वो एबनॉर्मल होने लगती है, व्यक्ति को चक्कर आने लगता है या वोमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगती है, सर दर्द बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो जो इम्यूनिटी पावर है यानी रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमजोर होने लगती है और संक्रमण जो है फैलने की जो चांसेस है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी इम्यूनिटी पावर जो घटती है तो इन्फेक्शन जैसे जो खतरे होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। ऐसे में ये साइंस कहता है कि अगर व्यक्ति इसी स्थिति को बरकरार रखता है तो उनकी बॉडी के जो आर्गन है वो फेल होने के जो चांसेस है वो 100% बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ उनको दौरा पड़ने की भी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब यहां पर होगा क्या दोस्तों, इस तरीके से अगर एक लंबे समय तक अगर आप उपवास रखते हैं तो ये क्रिटिकल कंडीशन व्यक्ति की बन सकती है। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इतने लंबे समय तक उपवास रख चुका है, अब वो ये चाहता है कि मैं दोबारा से भोजन करूं, तो क्या होगा, क्या वो दोबारा से भोजन उसी तरीके से कर पाएगा? देखिए दोस्तों, ये आपको समझना होगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी को एक सिग्नल जा चुका है कि व्यक्ति एक लंबे समय तक भोजन नहीं कर रहा है, तो बॉडी खुद को ऐसे ही प्रिपेयर कर रखी है कि जो है बाहर से कोई फूड आ नहीं रहा है, तो बॉडी अपने ही रिसोर्सेज का जहां जैसे तैसे यूज करके वो अपना काम चला रही है। लेकिन इसी बीच में अगर आप दोबारा से
भोजन को लेना चाहेंगे तो वो भी बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल कंडीशन है, इतने दिन के बाद अगर आप दोबारा भोजन लेंगे तो वो क्रिटिकल कंडीशन में ही काउंट किए जाते हैं। तो साइंस का ये मानना है कि जब आप दोबारा भोजन लेने जाएं तो आप थोड़े थोड़े करके भोजन लें। तो जब आप दोबारा भोजन लेने जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा करके जब आप भोजन लेते हैं, इसे कहा जाता है रिफीडिंग सिंड्रोम। तो होता क्या है दोस्तों, साइंस ये कहता है कि जब आप दोबारा से भोजन लेने जाते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा कर करके आप भोजन लें, एक साथ अधिक मात्रा में आप भोजन ना लें। और बेहतर ये होगा कि आप अपने डॉक्टर की निगरानी में ये काम करें तो ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों ऐसा क्यों साइंस कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अब तक हमारे बॉडी को सिग्नल मिला है कि बाहर से कोई भी चीज अंदर आने वाला नहीं है। तो ऐसे में बॉडी को लगता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है जैसा तैसा हम यूज करके हम अपना काम करेंगे। लेकिन होगा क्या कि अचानक से आपने भोजन ले लिया उपवास होने के बाद, तो जैसे ही वो भोजन आपके बॉडी में गया, हमारे बॉडी को अचानक से लगा कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ जो फूड है वो आ चुका है। तो हमारी बॉडी उसे तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। अब वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में आ जाता है और जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है, हमारी बॉडी तुरंत अधिक मात्रा में इंसुलिन जो है वो रिलीज करती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में ग्लूकोज का बना रहना सही नहीं है, तो इसके लिए इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अधिक मात्रा में हमारी बॉडी इंसुलिन को रिलीज करती है। वो इंसुलिन ब्लड में आता है और तुरंत वो सेल को सिग्नल देता है। सेल के जो दरवाजे हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज है वो सेल में चला जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, यहां पर इस कंडीशन में जब इतने लंबे समय तक आप भोजन नहीं किए होते हैं और अचानक से जब आप भोजन स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी अधिक मात्रा में जो है वो इंसुलिन को रिलीज कर देती है। अधिक मात्रा में इंसुलिन रिलीज जब हो जाती है तो हमारी बॉडी बहुत तेजी के साथ ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है। और ऐसी स्थिति में ब्लड में जो मिनरल्स होते हैं, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, वो ग्लूकोज के साथ सेल में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो ब्लड में मिनरल्स की जो मात्रा है वो अचानक से डाउन हो जाती है, अचानक से कम हो जाती है। आपको पता होगा कि अगर अचानक से ब्लड में मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वहां पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो ये होता है कि ऐसी स्थिति में जो हमारी जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो जाती है। सांस लेने में जो है वो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, चक्कर आना, बेहोश होना, मसल्स पेन होना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगते हैं। साइंस का ये मानना है कि ऐसी स्थिति में भी ऑर्गन डैमेज के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो साइंस ये कहता है कि ये आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। इस वजह से जब आप दोबारा से भोजन करने का जब आप प्रयास करें उपवास के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और आप अपने डॉक्टर की निगरानी में ही ये चीज करें। इसको आप नॉर्मल ना लें। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर अगर वहां पर रहेगा तो वो आपके बॉडी को मॉनिटर करता रहता है। जैसे वो ईसीजी करके ये चेक करता रहेगा कि जो आपकी कार्डियक रिदम है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। इस तरीके से वो चाहे लीवर फंक्शन हो, चाहे किडनी का फंक्शन हो, वो भी वो मॉनिटर करता रहेगा। साथ ही साथ आपके डिहाइड्रेशन को, कि पानी का जो बैलेंस है बॉडी में वो कैसा है, और ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है या जो मिनरल्स की मात्रा है वो बैलेंस है या नहीं, उसका क्या जो है अंदर जो है वो चल रहा है, वो सारी चीज को वो मॉनिटर करता है। ऐसे में जो खतरे हैं वो काफी कम हो जाते हैं। तो साइंस का ये जो कहना है कि आप जब दोबारा भोजन करने का प्रयास करें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो दोनों कंडीशन बहुत क्रिटिकल है कि एक लंबे समय तक अगर आप उपवास रखते हैं तो जब वो टाइम पीरियड 12 दिन से ऊपर जाता है तो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में वो आपके सामने आ सकता है। और इतने लंबे समय के बाद जब आप दोबारा से भोजन करने अगर आप जाते हैं तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें और डॉक्टर की निगरानी में दोबारा से आप भोजन स्टार्ट करें। तो ये था पॉइंट जो मैंने आपको शेयर किया, जिससे आपको ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति अगर एक लंबे समय तक अगर वो भोजन नहीं करता है और लंबे समय तक वो उपवास रखता है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉडी पर इसका क्या प्रभाव रहता है। अगर आपको ये वीडियो देख करके कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। धन्यवाद।